नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जोरदार सियासी जंग होने जा रही है। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव में कई नेताओं के सियासी रंग आपने देखे होंगे, लेकिन उपचुनाव की जंग सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच ही दिखाई दे रही है। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी और अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई दिख रही है। इस लड़ाई में न ही एनडीए का कोई सहयोगी कूदता हुआ दिखाई नजर आया और न ही इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी चुनावी मैदान में खाद पानी डालता हुआ नजर आया। जी हाँ, दूर दूर तक वो भी नजर नहीं आए जो सपा की साइकिल पर बैठकर लोकसभा चुनाव में अपने हाथ को बुलंद कर रहे थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने समर्थन देने का भले ही ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस का हाथ इस उपचुनाव में धुंध में कहीं गुम हो गया। साथ ही साथ इस चुनाव में मायावती का जोश भी बेहद ठंडा नजर आया। उनके हाथी की चाल सुस्त नजर आई। ना मायावती प्रचार में उतरी और ना ही आकाश को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी। यानी कि तस्वीर बहुत हद तक साफ है और वो ये कि उपचुनाव में संग्राम सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव के नाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए एनडीए का कोई भी सहयोगी, खास तौर पर ना तो अनुप्रिया पटेल नजर आई, ना ही ओपी राजभर और ना ही संजय निषाद दिखे। खैर, इन सब में दिलचस्प बात यह है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को 2027 के लिए विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सारा खेल राजनीतिक धारणाओं का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बेहद कम हो गयी थी, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा केंद्र में नहीं छू पाई। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद यूपी में ये पहला चुनाव हो रहा है जिसे यूपी में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। बीजेपी की तरफ से कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तो सपा की ओर से अखिलेश चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं। दोनों ही नेता ये बात अच्छी तरह से समझते और जानते हैं कि उपचुनाव के नतीजे उनके सियासी भविष्य को भी तय करने वाले होंगे और भूतकाल को भुलाने के लिए ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। तभी तो उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी ने कमान खुद संभाल रखी है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चुनावी तवे को तपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी जीत और किसकी हार होती है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे सरकार की सेहत पर नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की सेहत पर असर जरूर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं मुंबई में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। अनुमान है कि 1 लाख करोड़ रुपए 1 अरबपति को दिए जाएंगे। आपको सुनवाते क्या कुछ उन्होंने कहा। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस
महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहां पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहां एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, एमआरआई की जरूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जिनको बेरोजगार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपए का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर समिट से इतर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्राजील, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पुर्तगाल और नॉर्वे, साथ ही स्पेन समेत कई विश्व नेताओं से बातचीत की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। नाइजीरिया की 2 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद पीएम मोदी ब्राजील पहुंचे। मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से भी मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी वाले प्रतिनिधि मंडल ने भारत और इटली से जुड़े अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। वही अब बात राजधानी दिल्ली के प्रदूषण के स्तर की कर लेते हैं। प्रदूषण ने एक बार फिर से दिल्ली वासियों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर छुट्टी का आदेश सामने आ गया है। साथ ही हापुड़ डायोस ने भी ये आदेश जारी किया है। हापुड़ में आज सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। हापुड़ में AQI बढ़कर 570 के पार पहुंच गया है। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदूषण बढ़ गया है ज्यादातर इलाकों में, यानी दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में AQI 500 के पार है, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी में कहा जा सकता है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के मामले को लेकर अहम सुनवाई की, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकार से पूछा कि आखिर क्यों राजधानी दिल्ली में ग्रैप 4 लागू करने में देरी की गई, आखिर क्यों ग्रैप के जो नियम या कानून है उन्हें लागू नहीं किया गया, उसमें ढिलाई बरती गई, समेत कई सारे सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 और 500 के पार पहुंच गया है। हापुड़ की बात करें तो प्रदूषण का स्तर इस कदर है कि AQI 570 के पार पहुंच गया है, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी में कहा जा सकता है। यानी कि पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के जो इलाके हैं वो इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। इस हवा को आप बेहद गंभीर
श्रेणी की हवा करार देंगे और ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेजों को अब ऑनलाइन मोड में संचालित करने के निर्देश दिल्ली सरकार द्वारा पारित कर दिए गए हैं। साथ ही हापुड़ में भी अगर बात करें, हापुड़ डायोस ने भी ये आदेश जारी कर दिए हैं। अब सभी स्कूल कॉलेज ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की हालत लगातार चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली में मंगलवार तड़के से ही धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी कम और बहुत कम हो गई है। वहीं सड़कों पर वाहनों को लाइट जलाकर ही चलाना पड़ रहा है। उधर ट्रेनों और उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण दिल्ली को आने और जाने वाली ट्रेनें पिछले कई दिनों से लगातार देरी से चल रही है। कोहरे का कारण उड़ानों को भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ की। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर धुंध की मोटी चादर चढ़ी हुई है। पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली की यही तस्वीरें हैं कि विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर है। ऐसे में दिन के समय भी लोगों को हेडलाइट्स जलाकर अपने वाहनों को चलाना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां AQI 500 के पार हो गया। ये आगरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध इस कदर है कि ताजमहल जो कभी साफ दिखा करता था, वो आज विजिबिलिटी कम होने के कारण देखने में या लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन, सूजन जैसी परेशानी हो रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल बढ़ गया है। बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। पूरे देश में जहां से पराली जलाने का डेटा कम आया है वो पंजाब है। यूपी, राजस्थान और हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं। अगर पंजाब पराली जलाने का आंकड़े कम कर सकती है तो अन्य राज्य आखिर क्यों नहीं कम कर सकते? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कदम उठाना चाहिए। माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दुर्गपुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362,
हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद योगी सरकार ने अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आदेश, अस्पतालों का नए सिरे से अग्नि सुरक्षा ऑडिट होगा। अस्पतालों से जुड़े 20 सुरक्षा बिंदुओं पर चेकलिस्ट होगी। अस्पतालों में बिजली के तार लटके दिखे तो कार्रवाई होगी। तो झांसी अग्निकांड के बाद अब यूपी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। योगी सरकार ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों के लिए नए सिरे से ऑडिट के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से नए शासनादेश जारी किए हैं, जिसमें अस्पतालों का एक बार फिर से सेफ्टी ऑडिट और फायर सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगर अस्पतालों में लटके हुए तार पाए जाते हैं या किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो ऐसे में अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी झांसी में मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद योगी सरकार ने अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का भी आदेश सामने आया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।